माननीय कुलाधिपति भैया सामने से साइड में हो भैया खींचो निक्की आकांक्षा विज्ञान संकाय माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके साथ वर्ष 2024 की परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में पदक प्रमाण पत्र अविकास सूर्यकांत एमएससी डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिवानी कुमारी एमए पॉलिटिकल साइंस, हुमैरा हुसैन एमए साइकोलॉजी, पीवी शर्मा एमए सोशियोलॉजी, विदुषी देशवाल एमए विजुअल आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, कुमारी ग्रेसी राज एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, युक्ता सैनी एमए अप्लाइड आर्ट, कुमारी सदफ एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग, अनंत खान एमए विज्ञानी, सोनी श्रीवास्तव एमए टेक्सटाइल डिजाइनिंग, थैंक यू। इधर नहीं बेटा, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर आप बैठे रहो उधर, थोड़ा सा इधर हो बेटा, बेटा उधर जाओ, उधर आ जाओ।
सबको बताना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, क्या करें। उधर जाओ, उधर उधर जाओ। पीछे जाओ, पीछे 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 बैठो। पीछे जाओ बेटा, पीछे पीछे। उधर जाओ। उधर खींच लेंगे सर, बैठे रहेंगे सर। पीछे बैठो, पीछे बैठो भैया। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे। नीचे रख लीजिए। मैम थोड़ा नीचे करो हल्का सा। है, मंत्री जी को ले लीजिए पीछे से। अरे मंत्री जी को ले लीजिए। मंत्री जी आप नहीं दिख रहे हैं, आ जाइए प्लीज। साफ सही इस साइड मैम नीचे कर लो, नीचे कर लो हल्का सा। खींचो तुम्हारे। अरे जिसे दे रहे हैं वो तो दिख नहीं रहा। कहाँ जाम है?
नीचे वो नीचे बोल बोल लो ना ठीक लो आप तो आओ एकदम से आओ विद्यालय कुमारका कक्षा 8 कक्षा 9 से 10 कुमारी मिसबा बेटा सामने देखो चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता कक्षा 3 से 5 दीक्षित प्राथमिक विद्यालय कुमारका कक्षा 5 कक्षा 6 से 8 कुमारी हर्षी उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाश कक्षा 8 सरस्वती इंटर कॉलेज कुमारका कक्षा 10 कक्षा 11 से 12 कुमारी आरती सरस्वती इंटर कॉलेज कुमारका कक्षा 12 कहानी कथन प्रतियोगिता कक्षा 3 से 5 कुमारी इसका प्राथमिक विद्यालय गुरामू कक्षा 4 पीछे बैठो पीछे बढ़िया कुमारी कांता कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय पीछे बैठो कक्षा फोटो तो नहीं आएगा बैठ जाओगे अरे हाफ और कपड़े भी खराब करो छोटी कक्षा 9 से 10 कुमारी इल्मा सरस्वती इंटर कॉलेज कुमारका कक्षा 10 फुल फ्रेम के यार फिर तो उल्टी बात कर देंगे कक्षा 11 से 12 फुल फ्रेम योगेश सरस्वती छायाचित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद नई दिल्ली की महासचिव डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HSC जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्वत परिषद के सदस्यगण, समस्त संकाय अध्यक्ष, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, अलग अलग स्कूलों से आए हुए सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्तियां, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, ये यूनिवर्सिटी का ये द्वितीय दीक्षांत समारोह है। पहले दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित नहीं थी, लेकिन ये द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई। सभी छात्र छात्राओं के जीवन में, और ये जब से यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब से इंतजार करते रहते हैं कि हमारा दीक्षांत कब आएगा, और पढ़ते रहते हैं। तो ये खुशी का दिन होता है, परिश्रम करके, मेहनत करके, अभ्यास करके, परीक्षा कर, कई कष्ट उठाकर, बारिश में आना, गर्मी में आना, अतिशय ठंडी में आना, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल लिखना, किसी ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, किसी ने जरा ऊपर छल्ला पढ़ाया, ये सब सहते सहते आप अंतिम वर्ष में आते हो और तब आपका इंतजार खत्म हो जाता है और ऐसे स्थिति में आपको ये अवार्ड प्राप्त होता है। इस बार हम लोगों ने इसमें
परिवार को भी सम्मिलित किया कि जिसको 3 मेडल से ज़्यादा मेडल प्राप्त किया, उनके परिवारजन ये दीक्षांत समारोह में स्टेज पर आ सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है, उनको भी होती है, हम लोगों को भी खुशी होती है, क्योंकि हम परिवार के साथ चर्चा करते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। और ऐसी स्थिति में वो अपने छात्र छात्राओं को, बेटियों को, बेटा को पढ़ाते हैं, इसकी खुशी ज्यादा होती है। मैं अभी मेरठ में एक यूनिवर्सिटी में थी और एक माताजी इसके साथ ऊपर आई। मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं तो गृहिणी हूं। कितना पढ़ा है आपने? तो बोल नहीं पाई। बेटी बोली कि मैं पढ़ नहीं पाई हूं, अनपढ़ है। तब मैंने उनको पूछा, बेटी को पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं पढ़ रही हूं तो मेरी माँ को साथ साथ में पढ़ाऊं? और मैं आप सबके पास से ये चाहती हूं कि आप अपनी मम्मी पापा को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहिए, जरूरत है। उसी समय व्यवस्था नहीं होगी, परिवार की इच्छा भी नहीं होगी कि बेटी पढ़े, संजोग भी नहीं होगा कि बेटी पढ़े। लेकिन आज परिवर्तन आ चुका है मित्रों, और ये आप सब लोगों ने देखा, 80% बच्चियों ने अवार्ड लिया, 20% बच्चे हैं, लड़के हैं। ये परिवर्तन दिखाई पड़ता है मित्रों। अभी मैं मित्तल जी से चर्चा करती थी मित्रों, आपको क्या लगता है? हमें तो खुशी होगी, भविष्य देखिए मित्रों, कोई भी क्षेत्र में सभी को आगे आना चाहिए, सभी को मेहनत करने की जरूरत है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रही हूं, चाहे सिद्धार्थ नगर में जाइए तो वहां ही स्थिति है, बरेली में जाइए कि बलिया में जाइए, नेपाल बॉर्डर पर जाइए, आप बोलते हैं, मैं भी सुनती हूं कि हमारे पूर्व पट्टी बहुत ही वीक है, आर्थिक दृष्टि से वीक है, पानी कम है, ये सुनती रहती हूँ। लेकिन वहाँ शिक्षा और इसमें पढ़ने वाली हमारी छात्राएं किस तरह आगे आ रही है, एक हमारे सबके लिए खुशी का विषय है मित्रों। मैं भी सुनती हूँ कि हमारे पूर्व पट्टी बहुत ही वीक है, आर्थिक आ रही है, एक हमारे सबके लिए खुशी का विषय है मित्रों। अब देखिए, मैं तो सही बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, गुड़ी गुड़ी बातें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सालों से मैंने समाज जीवन देखा है मित्रों। घर में महिलाओं की स्थिति मैंने स्वयं अनुभव की है, और मैं शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हूँ, सोशल वर्क सबसे ज्यादा करती रही हूँ, और इसी वजह से समाज में महिलाओं की स्थिति और घर में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये मैंने काफी समय से, पिछले 17 साल से देख रही हूँ। पीएचडी किया हो, डॉक्टर हो, लाखों रुपया कमाकर घर में लाती हो, फिर भी घर में इसकी इज्जत बहुत ही कम होती है। ये तो समाज जीवन है, हमें इसमें बदलाव लाना है। कोई भी क्षेत्र में महिला काम करती हो, चाहे कृषि क्षेत्र में काम करती हो, कटाई बुनाई का काम करती हो, ये भी इनकम जनरेट करती है वहां बैठकर, पशुपालन का काम करती है, तो आज हम सब दूध पी रहे, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान खा रहे। ये तो ये करती है तब हमारे तक पहुंचती है, तो क्यों पशुपालन महिलाओं को हम सम्मान न दें? एक बात मैं बताऊं, मैं बनासकांठा, इस गुजरात में बनासकांठा मतलब एक ऐसा एरिया, 2001 में जब मैं उसके 98 में जब मैं शिक्षा मंत्री बनी, और 2001 में
मतगणना तो होती ही रहती है, लेकिन आबादी, शिक्षा कितनी है, हेल्थ कैसा है, बच्चियों की संख्या कितनी है, बेटों की संख्या कितनी है, ये हर 10 साल में डिक्लेयर होता है। इसमें मैंने देखा बनासकांठा में सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी 2001 में। ये तो सीधी है, 7%, 100 में से 7। पढ़ाने नहीं चाहती थी, पढ़ना भी नहीं चाहती थी बेटी। घर में रहो, पशुपालन का काम करो, खेत में जाओ, आपकी कई कुशलता हो, इच्छा हो, फिर भी इच्छा को मार दिया जाता था। लेकिन आज ये नहीं हो सकता है मित्रों, ये दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आप कंट्रोल जितना भी कंट्रोल करोगे इतना उछलेगा। अब आपके हाथ में कोई रहने वाला नहीं है, वो स्वयं खुद अपना जीवन तय कर रही है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे अवकाश में जाना है। और आज हमारी बेटियां जा रही हैं, सही बातों की बहस कर रही है घर में, क्यों मुझे मना कर रही हूं, मुझे जाना है। भाई को मेडिकल में भेजा, मुझे क्यों? मैं भी इससे ज्यादा पढ़ी हूं, ज्यादा मार्क्स लाई हूं, लेकिन दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है और बेटों के लिए दरवाजा खुला रहता है। और ये जब मैं गुजरात में थी और गुजरात में ऐसी कई बेटियां को मैं सुनती थी, तो मैंने स्वयं, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तब मैंने डिक्लेयर किया कि सभी को मेडिकल कॉलेजों में अभ्यास करने वाली सभी लड़कियों की फी माफ की जाएगी। आप क्यों हम बेटा और बेटियां के बीच में भेदभाव रखते हैं? लेकिन रखना पड़ता है, क्यों? पैसे नहीं है, स्वाभाविक है। पिताजी को भी ये लगता है कि पैसे है नहीं, लेकिन बेटा को तो आगे बढ़ाना ही है, घर का मुखिया है, तो उनको हम, बेटी तो अब पराई हो जाएगी, मैरिज करके चली जाएगी, तो क्या करना पढ़ाने के लिए। ये सोच भी आज बदली चुकी है मित्रों, ये सोच भी बदली है। तो आज का ये अवसर और इसमें आप सबको दिया गया मेडल, ये सिर्फ मेडल नहीं है मित्रों, ये मेडल के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री ये सोचते हैं, और ये सोच ये है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, सही है, आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। चाहे युवा छात्र हो या छात्रा हो, और 35% युवा भारत में है, और 20 साल से 40 साल के बीच में इतने हमारे युवा हैं। आजादी का जब अमृत वर्ष हम बनाएंगे, 100 साल पूरा होगा, और तो 25 साल बाकी है। ये 25 साल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हमारे भारत को हम आगे लाएंगे? सिर्फ इनकम जनरेट करना, इससे विकसित भारत नहीं बनता है मित्रों। हर घर को जल मिलना चाहिए शुद्ध, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए मित्रों, हर घर को आवास मिलना चाहिए। जितनी जरूरियातें हैं, ये सभी जरूरियात धीरे 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 करके हम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसको विकसित भारत नहीं कहा जाएगा। गरीबाई दूर करती है, लेकिन जब हम संकल्प करते हैं तो गरीबाई भी दूर होती है, गरीबाई भी दूर होती है। कभी आपके ध्यान में नहीं आता होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह काम की आरंभ किया 2014 से, सिर्फ भारत में 25% बीपीएल में थे, जो लोग थे, ये बीपीएल में से 25% लोग गरीबाई में से बाहर निकल चुके हैं। ये तो परिवर्तन है।
और सिर्फ उसको पैसे देने से गरीबाई नहीं मिलती है मित्रों। उसका कौशल देखो, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको एक काम करने के लिए बैंकों में से ऋण दीजिए। वो मेहनत करने के लिए तैयार है, परिश्रम करने के लिए वो तैयार है, लेकिन दिशा नहीं पकड़ाती है। ये दिशा देने का काम सरकारों का है, हमारे अधिकारियों का है, हमारे मंत्रियों का है और हमारे जैसे लोगों का भी है। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो जंगलों में बसते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, समुद्र के किनारों पर रहते हैं। क्या हमारी योजनाएं वहां तक पहुंचती हैं? क्या वो लाभ उठा पाते हैं? और इसी वजह से बिचौलिए बीच में आ जाते हैं और ये बिचौलिए उसको पकड़ते हैं कि आइए मैं आपको ऋण दिलवाऊंगा, लेकिन 30% ऋण मुझे दे देना, बाकी आप काम करो। ये बिचौलियों को बीच में से हटाना है मित्रों, और आज हट रहे हैं। हमारे पास जो मोबाइल वगैरह है ना, इसमें ऐप के माध्यम से उसको हटा देता है। देखिए आपकी है, किसानों को भी इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है, गरीब को भी प्रयास हो रहा है, रोजगार देने का भरपूर प्रयास हो रहा है। लेकिन एक कोने पर आप बैठ कर कहोगे कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन लाइन में तो आकर खड़ा ही रहना पड़ेगा। आज 5 सितंबर है, हमारे विद्वत महान ज्ञानी आजादी का लड़वैया पूरी जिंदगी आजादी प्राप्त करने में लगाई, शिक्षाविद ऐसे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस ये शिक्षक दिन के रूप में सालों से हम मना रहे हैं और टीचर्स को उसी समय सम्मानित करते हैं। भारत सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है, क्योंकि बच्चों को स्कूलों है या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सबको संस्कार देने का काम, भविष्य देने का काम, सही जिंदगी देने का काम तो टीचर्स करता है। ये ताकत टीचर में है। और इसी वजह से इसी दिन शिक्षकों का सम्मान होता है। तो मैं पूरे भारत के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे भी स्टेट गवर्नमेंट ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया था और भारत सरकार ने भी राष्ट्रपति द्वारा मुझे भी बेस्ट टीचर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और मैं वास्तव में राज्यपाल नहीं हूँ, टीचर ही हूँ। देखिए मैं टीचर नहीं होती तो बच्चों को बुलाती, इसीलिए तो बच्चों को बुलाया, इसीलिए तो आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियों को बुलाया, क्योंकि ये भी टीचर के रूप में काम कर रही है वहाँ, और ये भी छोटे छोटे बच्चों। आप अपने बच्चों का जन्म हुआ, माताएं बैठी है, अपने बच्चों का जन्म हुआ तो पालन पोषण, एक बच्चे का पालन पोषण करते करते थक जाते थे ना, इसके पीछे दौड़ना पड़ता था, वो करना पड़ता था, वो करना पड़ता था। वो एक बच्चों की माँ नहीं है, वो 25-50 बच्चों की माँ बनकर काम कर रही है। 50-50 बच्चे, किसी का नाक साफ करना पड़ता है, कोई भी करता है तो उसको साफ करना पड़ता है, कोई पोटी कर जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है। सब कुछ एक माँ बनकर काम करती है। और इसी वजह से उनको भी आज धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये शिक्षक दिन के दिन आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। राधा कृष्ण जी ने लिखा है, शिक्षा एक आत्म विजय की प्रक्रिया है।
एक अच्छी शिक्षा को न केवल मन बल्कि हृदय और आत्मा के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। यदि हृदय और आत्मा की उपेक्षा की जाती है तो कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर, हृदय, मन और आत्मा में सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठा लेता है तो उसे संपूर्ण कहा जाता है। शिक्षा की जीवन धारा से सही दिशा देने में सक्षम है। शिक्षक अंधकारमय जीवन में उजाले की एक किरण है। शिक्षक को बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, निचोड़ देना चाहिए टीचर्स को बच्चों के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा जोर देना चाहिए। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता किया जाता है तो परिणाम भयानक होता है। शिक्षा में गुणवत्ता और गहराई दोनों होना चाहिए। अनिच्छा से सीखना अंत में मूर्त ज्ञान में बदल जाता है। इच्छा ही नहीं है और सीखते हो तो मर गए ऐसा ही समझ लेना। जो अज्ञानता से भी बदतर है, शिक्षा बस रहे जानकारी याद करना नहीं है। हम जो भी सीखते हैं उसका उपयोग भी होना चाहिए। मित्रों, एक कहा मैं आज और बातें बजाय भारत सरकार का बजट, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापक इधर बैठे हुए हैं और हमारे छात्र छात्राएं भी इधर बैठे हुए हैं। भविष्य में उनको भी ये बातें उपयोगी होगी कि हमें कहाँ से क्या मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी बात मैं आज करने जा रही हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का परिवर्तित है। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के स्नातकों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बेहतर करते हैं। नालंदा, तक्षशिला, इसके बारे में पढ़िए मित्रों। आप 10,000 स्टूडेंट्स बाहर से आते थे विदेशों से पढ़ने के लिए। जला दिया गया, पूरा हमारा ज्ञान जला दिया गया। अभी इतने सालों सरकारें रही लेकिन उसका उद्धार नहीं किया। यही है, मैं इसी वजह से आप सबको बताती रहती हूँ क्या मूल्यांकन कैसे करते हो पीएम का। सही बातों का मूल्यांकन होना चाहिए मित्रों। सालों से पढ़ा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार हुआ 2014 में और आज हजारों स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये तो सोच है प्रधानमंत्री की। हम सीमित दायरे में हमारे प्रधानमंत्री को रख दिया। सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं है कि भारत के लिए क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए क्या किया। क्या रोड बना है तो आप नहीं चलते हो? क्या पानी पहुंचा है तो आप पीते नहीं हो? शिक्षा की स्कूल बनाई है तो आपके बच्चे नहीं जाते हैं? विश्वविद्यालय बनाया है तो क्या आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ते हैं वहां जाकर? क्या सबके लिए अलग होगा? सोच तो वही है हमारे लोगों की। यह विश्वविद्यालय जब भस्मीभूत हो चुकी थी, किसने की? मुझे इसमें पढ़ना नहीं है मित्रों, लेकिन ये सोच बदली है आप लोगों। और आज हजारों विद्यार्थी, अभी 1 महीने पहले उसका द्वितीय खंड का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने मित्रों। उद्घाटन किया और आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने अपने बजट में, इस वर्ष के बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सिर्फ शिक्षा के लिए। 1.48 लाख करोड़। समझ लीजिए घर पर जाकर पीछे कितने पॉइंट मिंडा बोलते हैं हम लोग, 0 कितना आता है तो पता चलेगा कि कितना बजट भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए रखा है। जिसकी जितनी ताकत इतना ले जाएंगे।
और आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बाहर गालियां देते रहेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिला। जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, के बजट में 19,025 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह यूनिवर्सिटियों के लिए है मित्रों। आप नेट में जाओ, एनआरआई में जाइए, वर्ल्ड रैंकिंग में जाइए, क्वालिटी का प्रयास कीजिए, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए, गुणवत्ता लाइए, तो अनुदान आयोग आपको पैसा देता है। और अभी यह दिया, प्रधानमंत्री श्री ने पीएम उषा योजना बनाई कि यूनिवर्सिटी श्रेष्ठतम रैंकिंग प्राप्त करेंगे तो हम उसको पैसे देंगे बजट में से। और इसी वजह से तो उत्तर प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटी A++ में पहली बार आई है। वैसे नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पूरा डाटा एकत्र करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, और एक एक यूनिवर्सिटी के पीछे 5-5 घंटा 10-10 बार बैठना पड़ता है, तब जाकर आया है। और इसी वजह से 5 यूनिवर्सिटियों को 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया और वे लोग आज काम कर रहे हैं। और ये विद्यार्थियों के लिए ही काम करेंगे, लैब अच्छी बनेगी, अच्छे मॉडर्न कंप्यूटर आएंगे, स्पोर्ट्स का साधन आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। और बाकी की यूनिवर्सिटियों को 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया दिया, और इसी तरह 728 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को दिया है। दूसरा सोच लीजिए बराबर, एक एग्जाम्पल मैं देती हूं समझने के लिए। अभी कांस्टेबल की एग्जाम हुई, कितने लोग आए, एप्लीकेशन कितनी आई, कितने, मुझे नहीं सुनाई पड़ता है, 45 लाख। कितनी एप्लीकेशन आई, 45 लाख एप्लीकेशन आई कांस्टेबल बनने के लिए। और योगी जी की पहली स्टेज में कितने लोगों को नौकरी देने वाले हैं, पढ़िए तो सही, क्या कर रहे हो आप लोग, न्यूज़पेपर लाइए, टीवी देखिए, टीवी में क्या देखते हो आप लोग, 60,000, कितने, 60,000, तो बाकी कहां जाएंगे। उनके लिए ये है, ये मैं उनके लिए बता रही हूं, जो किसी सरकारी योजना के पात्रता में नहीं आते हैं। प्रति वर्ष ऐसे 1 लाख विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण की ब्याज में छूट के साथ प्रावधान किया गया है, उनके लिए है ये। अब आप सोच लीजिए, कहीं भी आप जाओगे, एप्लीकेशन करोगे, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, मेरिट के आधार पर। अब आपके पास अंक तालिका है ही, देख लीजिए कि आप मेरिट में कहां आएंगे। यदि मेरिट में हम पीछे हैं तो आप घात करने के लिए जाओगे, सोचिए ही मत ये सब करने का। आज मैंने पढ़ा है पेपर, इधर पढ़कर आई हूं, मुझे आंकड़ा नहीं देना है आपके समक्ष, कितनी आपघात हुआ ना, कितने लोगों ने आत्महत्या की। ये जीवन इसके लिए ईश्वर ने नहीं दिया है मित्रों, इसके लिए जीवन नहीं दिया है, इसका लाभ उठाइए मित्रों। 10 लाख रुपया बिना ब्याज आप जो करना चाहते हो ये करिए, बैंक में से ऋण लीजिए और काम करते रहिए मित्रों।